हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का सेकंड पोर्शन। मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और वो है इथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और श्योरली इस बार भी एग्जाम के अंदर ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। इथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम डायरेक्टली लिविंग पर्सन से, जीवित बंदों से डीलिंग करते हैं और यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो पेशेंट को, उन लिविंग बंदों को हमारे कारण नुकसान हो सकता है। फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली किस टाइप का भी नुकसान हो सकता है। तो हमें कुछ सिद्धांत होते हैं वो फील्ड के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, स्पेशली नर्सिंग फील्ड के अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। उन सिद्धांतों को हम इथिकल प्रिंसिपल का नाम देते हैं। पहले मैं ये इथिकल प्रिंसिपल लिख लेता हूं। नॉर्मली 8 से 9 इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है ऑटोनॉमी। सेकेंड वन इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन सभी इथिकल प्रिंसिपल्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके हम पहले नाम लिख लेते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। थर्ड वन इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है जस्टिस कहलाता है। फोर्थ वन इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है हमारा वेरासिटी। फिफ्थ वन इथिकल प्रिंसिपल्स हमारा कहलाता है फिडेलिटी। फिडेलिटी। सिक्स वन इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है बेनिफिसेंस। कुछ इथिकल प्रिंसिपल का हमने नाम सुन रखा है और कुछ का नाम हमने शायद पहली बार सुना होगा। सेवंथ इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है नॉन मेलिफिसेंस। एट्थ वन इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, आठवां इथिकल प्रिंसिपल। और लास्ट वन इथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। हम इन इथिकल प्रिंसिपल्स को अंदर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे हैं इसके। तो हमने 8 या 9 इथिकल प्रिंसिपल्स लिखे हैं, एक एक करके हम सभी इथिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। पहला इथिकल प्रिंसिपल हमारे सामने है ऑटोनॉमी। नाम से पता चलता है ऑटोनॉमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और नोमोस का मतलब होता है कंट्रोल या डिसीजन। कंट्रोल या डिसीजन। तो ऑटोनॉमी का मतलब हो गया सेल्फ डिसीजन। मतलब ये पेशेंट का अधिकार कह सकते हैं अपन, कि एक पेशेंट का राइट होता है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। पेशेंट मना कर दे कि मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना, पेशेंट मना कर दे कि मेरे को सर्जरी नहीं करानी, पेशेंट मना कर दे कि मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना, पेशेंट मना कर दे कि मेरे को वो ट्रीटमेंट या प्रोसीजर नहीं कराना, तो ये पेशेंट का खुद का अधिकार है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। उसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। यदि पेशेंट फिजिकली मेंटली साउंड है, स्वस्थ है, तब वो इस प्रकार के डिसीजन ऑटोनॉमी के अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं और पेशेंट इस चीज को अप्लाई कर सकता है, और तो हमें ये एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। समटाइम्स ऑटोनॉमी को सेल्फ रिलायंस भी कहते हैं। पेशेंट को इंडिपेंडेंसी देना नर्सिंग का सबसे बड़ा काम होता है। नर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? नर्सिंग का मतलब केयर। केयर की जरूरत क्यों पड़ती है? पेशेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो। जब पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सके तो उतना हम उसको इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता देते हैं। ऑटोनॉमी को समटाइम्स सेल्फ रिलायंस के नाम से जानते हैं, समटाइम्स सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम से भी ऑटोनॉमी को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा हुआ है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ रिलायंस कौन सा इथिकल प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है? ऑटोनॉमी। तो पहला इथिकल प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो गया, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिसीजन या सेल्फ कंट्रोल वाला। सेकेंड इथिकल प्रिंसिपल हमारे सामने आता है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि कोई भी हम पेशेंट पे प्रोसीजर कर रहे हैं या भी कोई भी सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट की, तो उससे पहले उस प्रोसीजर और सर्जरी के क्या क्या रिस्क फैक्टर है,
एंड क्या क्या बेनिफिट्स है वो सभी पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता ही है, जैसे हर्निया की सर्जरी कर रहे हैं तो हर्निया के क्या बेनिफिट होंगे, क्या रिस्क फैक्टर होंगे, एनेस्थेसिया क्या देंगे, उसके कारण क्या हो सकता है, वो सब हम पेशेंट को डिटेल में देते हैं एक्सप्लेनेशन। और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हमेशा लिखित होगा। ऐसे नहीं कि वर्बली हमने समझा दिया और पेशेंट मान गया और हम सर्जरी के प्रोसीजर कर देंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन वो भी रिटर्न के अंदर, उसी को इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहा जाता है। वापस रिवाइज करें, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर करने से पहले उसके रिस्क फैक्टर, बेनिफिट्स, एडवांटेज जो होते हैं उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं रिटर्न के रूप में। उसके बाद में ही हम उस प्रोसीजर या सर्जरी करते हैं। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होता है वो उसकी लेने की जो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सर्जन की होगी या डॉक्टर्स की होगी। इन्फॉर्म कंसेंट के लिए जो लीगल रेस्पॉन्सिबल जो होगा वो ऑपरेटिंग सर्जन या फिर डॉक्टर्स होगा। नर्सेज का क्या रोल है? नर्सेज इन्फॉर्म्ड कंसेंट में एक विटनेस का काम करती है, एक काम करती है, एक गवाह का काम करती है। समटाइम ना कर दे कि मेरे तो सर्जरी का, मेरे को तो जबरदस्ती साइन ले लिए गए, तो नर्सेज होते एक विटनेस के रूप में कि मेरी प्रेजेंस के अंदर डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन करने के बाद में उसने साइन किए थे। अब एक एग्जांपल देता हूं, ऑटोनॉमी और इन्फॉर्म कंसेंट दोनों का कंबाइंड एग्जांपल है। एक पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की सर्जरी करनी है, पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं अपन अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए, एक्सप्लेन कर दिया उसको अपेंडिसाइटिस के लिए, अपेंडिसाइटिस था उसकी प्रोसीजर के लिए अपेंडेक्टोमी जो करते हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया और पेशेंट ने साइन भी कर दिया कि ठीक है मेरी सर्जरी कर दो। अब पेशेंट को ओटी टेबल पे लेके चले गए और फाइनली ओटी टेबल पे पेशेंट से वापस पूछते हैं कि आर यू ओके, आपकी सर्जरी करें? और पेशेंट उस टाइम मना कर दे कि मेरी सर्जरी नहीं करनी है, मना कर दे, तो क्या हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं? भले ही उसने पहले साइन कर रखे हो, हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं। भले ही उसने इन्फॉर्म कंसेंट दे रखा हो, पर पेशेंट खुद अपने निर्णय खुद लेता है, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी और इन्फॉर्म कंसेंट दोनों हमें इस फील्ड में फॉलो करने पड़ते हैं। थर्ड वन, इथिकल प्रिंसिपल्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जस्टिस का नाम देते हैं। जस्टिस, जस्टिस न्याय, समानता का अधिकार। यहाँ पे जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय का मतलब होता है सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जस्टिस को हम दूसरे मीनिंग में कहें फेयरनेस इन वर्क, हमारा काम एकदम करेक्ट होना चाहिए, फेयरनेस इन वर्क। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें जस्टिस को, वो है इक्वलिटी इन वर्क, काम में समानता होनी चाहिए हमारे, इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन वर्क। या फिर हम कह सकते हैं प्रायोरिटी वाइज केयर देना, प्रायोरिटी वाइज केयर देना। जैसे कि हम बात करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम पोस्टेड हैं और 3 पेशेंट एक साथ आते हैं, एक फीवर का आ रहा है और एक चेस्ट पेन का आ रहा है और एक माइल्ड एब्डोमिनल पेन का पेशेंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम किसको अटेंड करेंगे? तीनों पेशेंट एक साथ आ रहे हैं, या फिर पहला फीवर का पेशेंट आ रहा है, उसके 2 मिनट बाद में ही चेस्ट पेन वाला पेशेंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम चेस्ट पेन को वाले पेशेंट को अटेंड करेंगे। उसी को हम कहते हैं इक्वलिटी इन वर्क और प्रायोरिटी वाइज केयर कहलाता है हमारा, उसी को हम जस्टिस कहते हैं, ताकि सबको समान रूप से केयर मिल सके और जरूरत होने पर सबसे पहले जरूरत बंदे को हम केयर कर सके, वही हमारा जस्टिस प्रिंसिपल कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है फेयरनेस इन वर्क, इक्वलिटी इन वर्क या प्रायोरिटी वाइज केयर कहलाना हमारा जस्टिस प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। फोर्थ वन इथिकल प्रिंसिपल्स की हम बात करें, उसका नाम होता है वेरासिटी। फोर्थ वन इथिकल प्रिंसिपल्स जिसको हम वेरासिटी कहते हैं। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुलनेस या गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, छुपाना नहीं है उनसे, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना वेरासिटी कहलाता है।
जैसे कि हम बात करते हैं, एक पेशेंट आता है कीमोथेरेपी के लिए, तो कीमोथेरेपी लगाने के कारण क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको हम पेशेंट को पूरा क्लियरली बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कीमोथेरेपी से आप ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो हम क्या कहते हैं, पेशेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो वेरासिटीज कहलाता है। एक और एग्जांपल दे, एक लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, टर्मिनल केयर के लिए पेशेंट आता है, टर्मिनल स्टेज, हॉस्पाइस लास्ट केयर के लिए आता है, टर्मिनल स्टेज ऑफ पेशेंट वाला। उसको हम यदि कहते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे कंप्लीटली, तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या आता है, हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, ट्रूथफुलनेस रखा जाता है, उसी को हम वेरासिटी का नाम दिया जाता है। क्लियर, वेरासिटी एथिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन हम एथिकल प्रिंसिपल है, उसका नाम है फिडेलिटी। नाम से पता चलता है फिडेलिटी, फेथफुलनेस, विश्वास कायम रखना, या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या, की प्रोमिसेस। वो गाना आपने सुना ही होगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना, मुगले आजम का गाना। बहुत इसके पीछे भी हिस्ट्री है, गाने के पीछे बनने के पीछे। तो फिडेलिटी यानी फेथफुलनेस या की प्रोमिसेस, जो हम वादा करते हैं उस वादे को कंप्लीट करना ही चाहिए। एडमिशन के टाइम जैसे पेशेंट भर्ती होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो एक बढ़िया प्राइवेट रूम ले लेता है, उसकी फीस भी काफी भर देता है, और एडमिशन के टाइम बताएंगे कि प्राइवेट रूम में ये फैसिलिटीज मिलेगी। जब पेशेंट चला जाता है प्राइवेट रूम में और वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, मतलब हमने फिडेलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक किया है। और फिडेलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक किया है मतलब अपने पेशेंट को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो आर्थिक रूप से, फिजिकली या मेंटली कहलाया है। तो फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस की प्रोमिसेस, जो वादा क्या है उसको निभाना पड़ता है। 6 एथिकल प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुका है, वो है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है, डायरेक्टली सवाल आता है, टू डू गुड, टू डू गुड, अच्छा ही करना, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे पेशेंट को हमेशा बेनिफिट मिले। बेनिफिसेंस का मतलब बेनिफिट, पेशेंट को नुकसान ना हो और हमेशा बेनिफिट ही मिले उसको। तो ऐसी एक्टिविटीज को अपन क्या कहते हैं, बेनिफिसेंस, या इस एथिकल प्रिंसिपल को बेनिफिसेंस। डायरेक्टली एग्जाम आता है कि टू डू गुड कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होता है, बेनिफिसेंस, हमेशा ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे पेशेंट को हमेशा पर परेशानी ना हो, हमेशा उसको बेनिफिट के लिए अपन जो एक्टिविटीज करते हैं, बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस से मिलता जुलता एथिकल प्रिंसिपल्स है 7th नंबर, वो है हमारा बेनिफिसेंस से मिलता जुलता एथिकल प्रिंसिपल्स कहलाता है। और उस एथिकल प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेलिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस का नाम देते हैं उसको हम करेक्ट। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब होता है डू नॉट हार्म, मतलब अच्छा नहीं करो तो कम से कम बुरा तो ना करो। ये हम कहते हैं ना, ये तो हमारी कहावत भी है कि तू किरो भलो नहीं कर सके तो कम कम बुरो तो मत कर। तो वही वो कहलाता है डू नॉट हार्म, नॉन बेनिफिसेंस कहलाता है कि आप किसी बंदे को यदि आप एडिक्वेट या फिर सेटिस्फाई केयर नहीं दे सकते तो ऐसी एक्टिविटीज भी ना करे जिससे कि उसको नुकसान हो, नॉन मेलिफिसेंस कहलाता है। डायरेक्टली इस एग्जाम में आता है नॉन मेलिफिसेंस। 8वां एथिकल प्रिंसिपल्स होता है जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है और हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, वो है हमारा अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर इस एथिकल प्रिंसिपल का ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रखा है, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से लाद दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही, आंसरेबल टू वर्क, जो हमने काम किया है उसके प्रति हमारा रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल टू वर्क, जो भी हम काम करते हैं उसके प्रति जवाबदेही होगी हमारी। यदि हम अकाउंटेबल नहीं होंगे तो हम एडिक्वेटली काम ही नहीं कर पाएंगे ढंग से, उसको अकाउंटेबिलिटी। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है टू डू ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करना अच्छे से, उसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डिफरेंसेस की बात करें। आप वार्ड इंचार्ज हो, किसी वार्ड के आप इंचार्ज हो, वार्ड इंचार्ज,
और आपके वार्ड में नॉर्मल सेलाइन है वो खत्म हो जाता है, आपके वार्ड में खत्म हुआ है, जबकि नीचे सेंट्रल स्टोर में हॉस्पिटल में नॉर्मल सेलाइन पड़ा हुआ है, उस समय अकाउंटेबल कौन होगा? क्या नर्सिंग ऑफिसर अकाउंटेबल होगा या वार्ड इंचार्ज अकाउंटेबल होगा? उसको हम कहेंगे वार्ड इंचार्ज अकाउंटेबल होगा, क्योंकि सप्लाईज मेंटेन करने का वार्ड में काम वार्ड इंचार्ज करता है। दूसरा एग्जांपल दें, वार्ड में नॉर्मल सेलाइन पड़ी है, वार्ड के अंदर नॉर्मल सेलाइन पड़ी है, पर पेशेंट के पास में नॉर्मल सेलाइन नहीं पहुंच रही है, उस समय अकाउंटेबल कौन होगा? नर्सिंग ऑफिसर होगा, क्योंकि सप्लाई तो पड़ी है पर पेशेंट को नहीं लग रहा, उस समय अकाउंटेबल नर्सिंग ऑफिसर। तो हर एक बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हर एक बंदे की कुछ अकाउंटेबिलिटीज होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल टू वर्क, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करना अच्छे से, उसको कहलाता है। और लास्ट इथिकल प्रिंसिपल्स होता है वो है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इस इथिकल प्रिंसिपल को भी हम फॉलो करते हैं, मतलब गोपनीयता को बरकरार रखना। पेशेंट की इंफॉर्मेशन तब तक लीक नहीं करते हैं जब तक डायरेक्ट केयर में वो बंदा इन्वॉल्व ना हो, यानी पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपने तक ही सीमित रखेंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी मेंटेन करना एक तरह का हम कहते हैं, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। पेशेंट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यदि हमें बताता है तो हम उसको हल्ला मचा के या फिर लाउड स्पीकर में सबको नहीं बताएंगे, उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। तो ये हमारे 9 एथिकल प्रिंसिपल हो गए। हम इसको रिवाइज करें एथिकल प्रिंसिपल्स को इन शॉर्ट के अंदर, कि कौन कौन सा हमने एथिकल प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो किए हमने एथिकल प्रिंसिपल्स। तो पहला था ऑटोनॉमी, यानी सेल्फ डिसीजन, सेल्फ रिलायंस। सेकंड इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट कौन लेता है? डॉक्टर, नर्सेस, विटनेस, गवाह का काम करते हैं। फेयरनेस, इक्वलिटी इन वर्क, प्रायोरिटी वाइज केयर देना। वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस, फिडेलिटी, फेथफुलनेस, की प्रोमिसेस, टू डू गुड, बेनिफिसेंस कहलाता है हमारा। नॉन मेलिफिसेंस, डू नॉट हार्म, आंसरेबल टू वर्क, टू डू ड्यूटी, और मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी ऑफ पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये हमारे इथिकल प्रिंसिपल का एक टॉपिक एंड हुआ। तो मैनेजमेंट में हमने एक सेकंड टॉपिक पढ़ा, इथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग। क्लियर? इथिकल प्रिंसिपल्स इन, इथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग, क्योंकि हम डायरेक्टली लिविंग पर्सन से डील करते हैं तो हमें ये सिद्धांत फॉलो करने ही पड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 110% कह सकता हूं वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, उसको हम कहेंगे। सबसे पहले उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, लॉ। जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था एथिकल प्रिंसिपल में, हम डायरेक्टली लिविंग बंदों से डीलिंग करते हैं, डेड बॉडी से हमारा डीलिंग नहीं होता, लिविंग पर्सनल से। और जब हम इंसानों से डील करते हैं, इंसानों की केयर करते हैं, तो उनके इमोशंस, फिजिकली, मेंटली, सोशली रूप से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको नुकसान पहुंचा सकता है। डायरेक्टली या जानबूझकर या अनजाने में हमारे कारण उनको नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो उस नुकसान को न रोक हो, उसके लिए हमें कुछ लॉज होते हैं, नियम होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं, लॉज, जिनको हम इथिकल प्रिंसिपल का नाम दिया था। हम लॉ की बात करें, जनरली 2 टाइप के लॉ होते हैं। कुछ लॉज होते हैं पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ कहते हैं जिनको, मतलब ऐसे नियम, या तो वो नियम संविधान बनाता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से हम सभी बंधे हुए हैं, भारत के संविधान से, या वो कुछ नियम होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, वो पब्लिक लॉज कहलाते हैं। जैसे संविधान में दे रखा है सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, सबको एजुकेशन, 14 साल तक एजुकेशन मिल सके बच्चों को, बच्चों की केयर करने का अधिकार, वो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के द्वारा बनाए गए नियम है। कुछ नियम होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई संस्था ही बनाती है। जैसे हम हेलमेट पहनते हैं, नहीं तो हमारा चालान कट जाएगा, नियम बने हुए हैं।
रेड लाइट पे हम रुकते हैं, वो नियम बने हुए हैं। लाउड स्पीकर रात को 10 बजे के बाद में तेज नहीं बजा सकते हैं, वो भी नियम बजे हुए हैं। वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव नियम कहलाते हैं, उनको हम सबको पब्लिक लॉज कहते हैं। कुछ लॉज होते हैं उनको हम सिविल लॉ या कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं। सिविल लॉ या कॉमन लॉ के नाम से हम जानते हैं। सिविल लॉ का मतलब होता है ये नियम होते हैं किसी सोसाइटी के द्वारा बनाए गए होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट संस्था के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। जैसे हम एम्स में काम कर रहे हैं तो एम्स के खुद के नियम होते हैं, नियम कायदे होते हैं। यहाँ हम किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो उस कंपनी के खुद के नियम होते हैं। या किसी सोसाइटी में रह रहे होते तो वहां के नियम होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उन सबको हम सिविल लॉज का नाम देते हैं। तो दो तरह के नियम हो सकते हैं, पब्लिक लॉ या सिविल लॉ। हम बात करते हैं सिविल लॉ या कॉमन लॉ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लिविंग पर्सन से डील करते हैं और हमारी गलती के कारण दूसरों को फिजिकली, मेंटली, सोशली या इमोशनली नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो कुछ गलतियां हम जानबूझ के करते हैं या कुछ गलतियां हमारे से अनजान में हो जाती है। तो जानबूझ के अनजाने में जो गलती करते हैं जिसके कारण पेशेंट को नुकसान पहुंचता है, और वो हमारा टॉपिक कहलाता है टॉर्ट्स। यही हमारा आज का टॉपिक है, टॉर्ट्स, TORTS। टॉर्ट्स का जनरली मीनिंग होता है सिविल रॉन्ग। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग कहलाता है। टॉर्ट्स का जनरली मीनिंग सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है कि हमारे कारण अनजाने में या जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, फिजिकली, मेंटली या किसी तरह का, उन सबको हम टॉर्ट्स कहते हैं। मतलब सोसाइटी के जो नियम है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं अनजाने में या जानबूझकर, जिसके कारण दूसरों को नुकसान पहुंचते हैं। उन सबको हम किस नाम से जानते हैं? उन सबको हम टॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, तीन तरह के टॉर्ट्स होते हैं। टॉर्ट्स का क्लासिफिकेशन देखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। टॉर्ट्स, तीन तरह के टॉर्ट्स होते हैं और इन टॉर्ट्स को हम एक लिस्ट बनाएं। एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट्स, इंटेंशनल टॉर्ट्स। एक होता है क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स, और एक होते हैं नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स। तीन तरह के टॉर्ट्स होते हैं हमारे पास। इंटेंशनल टॉर्ट्स, जो कि जानबूझ के हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, जानबूझ के, इंटेंशनली, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, इंटेंशनल टॉर्ट्स कहलाते हैं। क्वासी इंटेंशनल, अनजाने में समटाइम्स हो जाती है गलतियां हमारे से, और हमें कुछ पता ही नहीं होता फिर भी गलती हो जाती है, उसको हम सब क्या कहते हैं? नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक देखना, एग्जाम में सवाल इससे रिलेटेड पूछा जाएगा और जाता ही है एग्जाम के अंतर्गत इससे रिलेटेड सवाल। तो पहले हम बात करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स की। तीन तरह के टॉर्ट्स होते हैं, उसमें से पहला टॉर्ट्स है इंटेंशनल टॉर्ट्स। इंटेंशनल टॉर्ट्स दो टाइप के होते हैं, या हम इसको तीन भागों में कर सकते हैं। तीन भाग में हम डिवाइड करते हैं, असॉल्ट, बैटरी, और तीसरा होता है फॉल्स इम्प्रिजरमेंट। इंटेंशनल टॉर्ट्स तीन टाइप के होते हैं, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजरमेंट हम कहलाते हैं। असॉल्ट का मतलब होता है, असॉल्ट की हम बात करें, पहला इंटेंशनल टॉर्ट्स, इसका मतलब होता है थ्रेट टू पेशेंट, पेशेंट को डराना, धमकाना। असॉल्ट का मतलब होता है पेशेंट को हम फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, नो फिजिकल टच। फिजिकल टच इसमें जरूरी नहीं है, केवल पेशेंट को डराते धमकाते हैं, केवल कहते हैं ना बातों से डराना धमकाना। जैसे हमारे यहाँ लड़ाई होती थी, क्या होता है? केवल गालियां बकते हैं या बोलते एक दूसरे के मुंह पे। तो वही असॉल्ट कहलाता है, पेशेंट को डराना, धमकाना या उकसाना,
वो असॉल्ट कहलाता है। इसमें फिजिकल टच जरूरी नहीं होता है, उसको हम असॉल्ट का नाम देते हैं। जैसे पेशेंट को कहते हैं ना चुपचाप बैठ जा, छोटे बच्चों को हम डराते हैं मोस्टली, चुपचाप बैठ जा नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगा। तो इस प्रकार से डराना धमकाना असॉल्ट कहलाता है। जैसे एक एक्सरे के लिए लाइन लगी हुई है, और एक्सरे के लिए लाइन लगी हुई है, और पेशेंट को, एक पेशेंट आता है कि नहीं नहीं मेरा एक्सरे पहले करो, मेरा एक्सरे पहले करो, इरिटेटिंग होता है, तो हम कहते हैं चुपचाप लाइन में लग जा नहीं तो तेरा एक्सरे करूंगा ही नहीं, या सबसे लास्ट में करूंगा। इस प्रकार का हम डराते धमकाते हैं। इस प्रकार का थ्रिएट करना असॉल्ट कहलाता है, जिसमें फिजिकल टच नेसेसरी नहीं होता है, उसको हम असॉल्ट कहते हैं। जबकि हम बात करते हैं बैटरी कि बैटरी का मतलब क्या होता है। बैटरी का मतलब होता है पेशेंट को फिजिकली टच करना, फिजिकली टच, टच मी टच मी टच मी है, फिजिकली टच मतलब बिना कंसेंट के उसको टच करना। मतलब इसमें डराते धमकाते नहीं है, इसमें पेशेंट को जूते मार देते हैं। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सीरियसली न ले। फिजिकली टच का मतलब होता है पेशेंट, या बैटरी का मतलब होता है फिजिकली टच करना पेशेंट को, पेशेंट को डराना धमकाना, सच में ऐसा इंजेक्शन लगा देना, या पेशेंट का एक्सरे सबसे लास्ट में करना, एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था। तो इसमें बिना कंसेंट के, बिना मंजूरी के ही यदि हम पेशेंट को टच करते हैं, फिजिकली टच कहलाता है, वो बैटरी कहलाता है। तो दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा हुआ? बैटरी। असॉल्ट में तो डराते धमकाते हैं, जबकि इसमें फिजिकली टच नेसेसरी होता है, वो भी विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के, बिना कंसेंट के ही हम पेशेंट को टच करते हैं, उसको हम बैटरी का नाम देते हैं। तीसरा एथिकल प्रिंसिपल जो हमारे पास में है वो है फॉल्स इम्प्रिजरमेंट। फॉल्स का मतलब गलत तरीके से, इम्प्रिजरमेंट का मतलब कैद करके रखना। जब पेशेंट फिजिकली स्वस्थ है, मेंटली भी हेल्दी है, फिर भी हम पेशेंट को क्या करते हैं? डिस्चार्ज नहीं करते हैं, उसको फॉल्स इम्प्रिजरमेंट कहते हैं। मतलब कन्फाइन टू पेशेंट इन पर्टिकुलर एरिया, कन्फाइन द पेशेंट इन पर्टिकुलर एरिया। एक एग्जांपल में देके समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। पेशेंट फिजिकली चल सकता है इजीली, फिर भी हमने कह दिया कि तू बेड से नीचे नहीं उतरेगा, यदि उतर गया तो देख लेना ये हो जाएगा। तो पेशेंट को क्या कहते हैं? डरा भी देते हैं, और एक तरह का उसकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। पेशेंट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है पेशेंट के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, यद्यपि वो फिजिकली स्वस्थ है, मेंटली भी स्वस्थ है। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ पेशेंट, बांध के रखना एक तरह का कह सकते हैं। यहां पे एक वर्ड समझने लायक है, एक वर्ड आता है रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन को हम फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं कह सकते। रीस्ट्रेन में भी क्या कहते हैं? पेशेंट का हाथ पैर बांध देते हैं, पर वो मेडिकल एडवाइस होने पर बांधते हैं। जबकि फॉल्स इंप्रिजनमेंट में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं पेशेंट के मूवमेंट को फिजिकली या मेंटली स्वस्थ होने के बाद में भी। प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं कई बार पेशेंट का डिस्चार्ज ही नहीं करते ताकि बिल आ जाए, 1-2 दिन और ज्यादा बढ़ जाए बिल। पेशेंट ठीक है फिर भी डिस्चार्ज नहीं करे, पेशेंट को आईसीयू की जरूरत ही नहीं है फिर भी आईसीयू में रख रखा है, वो सभी हमारा फॉल्स इंप्रिजनमेंट के अंदर आता है। तो ये तीनों इंटेंशनल टॉर्ट्स कहलाते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट्स जानबूझ के किए जाते हैं, चाहे वो असॉल्ट के रूप में हो, डराना धमकाना, फिजिकली टच के रूप में हो, या फिर कैद करके रखना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहलाता है। सेकंड टाइप का हमारा पास में टॉर्ट्स है, वो है क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स। क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स, कुछ एक्टिविटीज हम करते नहीं है फिर भी हमारे से हो जाती है, उसको हम क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स कर लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स। एक होता है इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी, और सेकंड है डिफेमेशन। ये दो टाइप के हो सकते हैं, इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफेमेशन। इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है कि जैसे पेशेंट पे हम पर्सनल केयर दे रहे हैं, या पेशेंट को कैथेटराइज कर रहे हैं, तो हमने कर्टन लगाया ही नहीं तो उसकी प्राइवेसी ब्रेक डाउन होगी, उसको हम इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। जो हमने जानबूझ के नहीं किया,
फिर भी हमारे से गलती हो जाती है, उसको हम कहते हैं इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी। मतलब पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी है उसको ब्रेक करना, कॉन्फिडेंशियलिटी कह सकते हैं, या उसकी प्राइवेसी है वो ब्रेक डाउन करना, वो भी अनजाने में, उसको हम इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी को ब्रेक डाउन करना, वो भी अनजाने में, उसको हम इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी। एक एग्जांपल दें, एक फोटोग्राफ आता है और पेशेंट को कोई कपड़े पहने हुए नहीं है और पेशेंट की फोटो लेकर अखबार में दे देता है, और नेक्स्ट अखबार में न्यूज आती है हॉस्पिटल की सर्विस देखो, पेशेंट को कोई कपड़े नहीं मिले, और पेशेंट की बिना कपड़ों के फोटो अखबार में पब्लिश कर देता है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट की प्राइवेसी ब्रेकडाउन हो, भले ही वो उसके भले के लिए कर रहा हो, पर पेशेंट की प्राइवेसी तो ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी का नाम देते हैं। पेशेंट की प्राइवेसी को ब्रेकडाउन करना, चाहे वो उसके भले के लिए कर रहा हो, पर अनजाने में हमारे से गलती हो जाती है। दूसरा है क्वासी इंटेंशनल के अंदर, वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है फेमस का उल्टा, डिफेमेशन। मतलब जानबूझ के अनजाने में क्या करते हैं, समटाइम्स पेशेंट की जो रेपुटेशन है या किसी की जो रेपुटेशन है उसको डाउन करना, रेपुटेशन को डाउन करना, उसको हम डिफेमेशन का नाम देते हैं। मतलब गलत इंफॉर्मेशन देकर उसकी रेपुटेशन डाउन कर देते हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं है फिर भी हम उसकी रेपुटेशन डाउन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक कोई रिलेटिव आपके पास में आके पूछता है, कोई भी स्टाफ आके पूछता है यार मुझे वो डॉक्टर कैसा है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो डॉक्टर सही नहीं है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। भले ही हम उस डॉक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, इतना नहीं जानते हैं, फिर भी हमने उसके बारे में उसकी गलत कंसेप्ट बना लिया, उसकी रेपुटेशन को डाउन कर दिया। तो बिना पहचाने या गलत, बिना करेक्ट इंफॉर्मेशन के किसी की रेपुटेशन को डाउन करना डिफेमेशन कहलाता है। और हम ये रेपुटेशन दो तरीके से डाउन कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं स्लैंडर के रूप में। स्लैंडर का मतलब होता है वर्बली, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, वर्बली गलत इंफॉर्मेशन, या रेपुटेशन डाउन करना वर्बली, ओरली किसी की रेपुटेशन डाउन कर देते हैं। और दूसरा है लिबल, लिखित में किसी की रेपुटेशन डाउन करना, रिटर्न में पोस्टर छपवा देते हैं अखबार में, है वो लिबल कहलाता है। तो किसी की रेपुटेशन को डाउन करना लीगली, बिना उसे जाने पहचाने, उसको हम डिफेमेशन का नाम देते हैं। चाहे वो वर्बली करे स्लेंडर या रिटर्न में करे, उसको हम लिबल का नाम देते हैं। तीसरा टॉर्ट्स है जो एग्जाम में हर बार पूछते हैं, और वो है हमारा नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स। नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स, नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज जिसके कारण पेशेंट को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा हो हमारे कारण, उनको नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स कहते हैं, जो हम अनजाने में कर देते हैं। दो टाइप के होते हैं, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, और दोनों के एग्जाम्पल सवाल एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में भी पूछा जाता है कि नेग्लिजेंस क्या होता है, माल प्रैक्टिस क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस से, जैसे नाम से ही पता चलता है, नेग्लिजेंस से, नेग्लिजेंस का मतलब भी होता है केयरलेसनेस, नेग्लेक्ट करना, लापरवाही जिसको हम कहते हैं, एक तरह की लापरवाही। नेग्लिजेंस केयरलेसनेस या लापरवाही का दूसरा नाम होता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज करना, डूइंग डेट वर्क डेट शुड नॉट बी डन, जो हमें करनी नहीं चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज करना जो हमें करनी ही नहीं चाहिए, डेट शुड नॉट बी डन, हमें वो करनी ही नहीं चाहिए, फिर भी हम ऐसे एक्टिविटीज कर देते हैं, उसको हम नेग्लिजेंसीज करते हैं। सिंपल सा नेग्लिजेंसी का मतलब होता है कि नेग्लिजेंसी का मतलब होता है कमीशन ऑफ वर्क, मतलब हम काम तो करते हैं पर सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसको हम नेग्लिजेंस करते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं।
यानी कमीशन ऑफ वर्क। नेग्लिजेंसी में हम काम तो करते हैं पर काम को केयरलेसली करते हैं या कंप्लीटली नहीं करते हैं, वो नेग्लिजेंस कहलाता है हमारा। जैसे कि एग्जांपल दे, नेग्लिजेंसी का एग्जांपल दे, बेस्ट एग्जांपल, रॉन्ग मेडिकेशन टू रॉन्ग पेशेंट। गलत मेडिकेशन दे देंगे, मतलब हम काम तो कर रहे हैं पर सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। रॉन्ग मेडिकेशन टू पेशेंट, मतलब हम काम किया पर सही ढंग से नहीं किया, रॉन्ग मेडिकेशन। या फिर टाइट प्लास्टर बांध दिया, प्लास्टर तो बांधते हैं पेशेंट की भले के लिए, पर इतना टाइट बांध देते हैं कि उसको स्किन इंजरीज हो जाता है, तो टाइट प्लास्टर कर दिया पेशेंट का। या फिर हम क्या करते हैं, राइट की जगह लेफ्ट पैर कट कर दिया, सर्जरी तो कर रहे हैं पर रॉन्ग एम्पुटेशन कर दिया। तो जहां पे भी रॉन्ग वर्ड आ रहा हो, काम तो कर रहे हैं पर सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंसी का नाम देते हैं। और नेग्लिजेंसी के एग्जांपल दें, एक बच्चा फोटोथेरेपी में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं की जिसके कारण बच्चा जल गया हो, स्किन जल चुकी हो, तो हम काम तो कर रहे हैं पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ढंग से नहीं कर पा रहे, नेग्लिजेंसी कहलाता है। और एग्जांपल नेग्लिजेंसी, हॉट वाटर बैग पेशेंट को हम दे रहे हैं पर हमने क्या किया, गर्म पानी ज्यादा दे दिया जिसके कारण उसकी स्किन जल चुकी है, अगेन नेग्लिजेंसी का एग्जाम्पल कहलाता है। ड्यूटी से भाग जाना समटाइम्स, वो भी नेग्लिजेंसी का ही एग्जाम्पल है। ड्यूटी से भाग जाना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो कि हमारी आदत है ना, कि पूरी पूरी ड्यूटी कौन करे, ड्यूटी से भागना एक तरह का सान समझा जाता है, तो उसको भी हम नेग्लिजेंसी का नाम देते हैं। तो नेग्लिजेंसी में बंदा काम तो करता है पर गलत तरीके से करता है जिसके कारण उसको नुकसान हो जाता है, नेग्लिजेंसी कहलाता है। नेग्लिजेंसी का एक पार्ट है माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंसी किसी भी द्वारा हो सकती है। प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन है जिसको नॉलेज है फिर भी वो काम नहीं कर रहा हो, उसको हम माल प्रैक्टिस का नाम देते हैं। तो माल प्रैक्टिस का मतलब होता है जनरली ओमिशन ऑफ वर्क, काम को छोड़ना। नेग्लिजेंसी में काम तो करता है पर ढंग से नहीं करता। माल प्रैक्टिस में मोस्टली बंदा काम ही नहीं करता, उसके पास नॉलेज है, उसके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है, फिर भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको हम माल प्रैक्टिस कहते हैं। जनरली मीनिंग होता है ओमिशन ऑफ वर्क, काम को छोड़ना। बेस्ट एग्जांपल दे, फेलियर टू चेक, फेलियर टू चेक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वाइटल साइन। एक पेशेंट ऑपरेशन के बाद आता है, उसके वाइटल साइन चेक ही नहीं करता है, मतलब काम करता ही नहीं है, माल प्रैक्टिस कहलाता है। दूसरा एग्जांपल और दे, फेलियर टू फॉलो प्री ऑप ऑर्डर, पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली जो डॉक्टर ऑर्डर लिखते हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हम, फेलियर टू फॉलो प्री ऑप ऑर्डर, वो भी हमारा माल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल दें, फेलियर टू चेक ब्लीडिंग साइट, ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट की, उसकी साइट हम चेक ही नहीं कर पाते। फेलियर टू चेक कोलोस्टमी, कोलोस्टमी या इलियोस्टमी लगा रखी है पेशेंट को, अपन चेक नहीं कर पाते हैं, सभी माल प्रैक्टिस के एग्जाम्पल कहलाते हैं। तो हमने डिस्कस किया टॉपिक, वो टॉपिक था टॉर्ट्स। इन रिवाइज करें, टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, उसको अपन टॉर्ट्स का नाम देते हैं। तीन तरह के टॉर्ट्स थे, कौन कौन से? कुछ टॉर्ट्स जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट्स, जिसके तीन पार्ट हमने पढ़े। असॉल्ट, असॉल्ट में फिजिकली टच जरूरी नहीं है, डराना धमकाना, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट बैटरी। और तीसरा क्या था हमारा? फॉल्स इम्प्रिजरमेंट, ये कहलाता है इंटेंशनल टॉर्ट्स, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजरमेंट। सेकेंड टाइप का टॉर्ट्स कौन सा था? क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स, जो कि दो टाइप के थे, इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी को ब्रेक डाउन करना, और दूसरा था डिफेमेशन। और तीसरा टॉर्ट्स जो था वो है नॉन इंटेंशनल या अन इंटेंशनल टॉर्ट्स भी कह सकते हैं, और जो कि दो टाइप के थे हमारे पास में, एक तो था नेग्लिजेंस
और दूसरा माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस में काम करता है पर ढंग से नहीं करता, माल प्रैक्टिस में मोस्टली काम करता ही नहीं है। नेग्लिजेंसी बड़ा पार्ट है, माल प्रैक्टिस एक छोटा पार्ट है। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक हमने किया था इथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था टॉर्ट्स। थैंक यू सो मच।